जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और एक नई वीडियो के साथ। कंप्लीट पेपर हेल्थ केयर का सब्जेक्टिव पेपर करने वाले हैं। तो जितना भी हमारे बच्चे हैं क्लास 12 का, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अंत तक देखें और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, क्योंकि यह वीडियो 3 फरवरी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम चैप्टर बाय चैप्टर यानी कि शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हेल्थ केयर क्लास 12 का है और इकाई 1 मेडिकल रिकॉर्ड से रिलेटेड यहाँ से 15 अंक के प्रश्न रहते हैं। उनमें से हाँ आप लोग के लिए कुछ जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है उनको करने जा रहे हैं। और यह पीडीएफ जो प्रोवाइड किया उनका नाम है VTNK दिवाकर, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले यूनिट 1 में जो आप लोग का मेडिकल रिकॉर्ड की तैयारी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेडिकल रिकॉर्ड यानी चिकित्सा रिकॉर्ड क्या है, इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोग को बता देना चाहते हैं कि मेडिकल रिकॉर्ड किसी व्यक्ति का क्रमबद्ध चिकित्सा रिकॉर्ड होता है। इसके अंतर्गत रोगी के परीक्षण, जांच, इलाज और स्वास्थ्य की जानकारी शामिल होता है। तो मेडिकल रिकॉर्ड किसी भी अस्पतालीय विभाग के लिए इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, जिसे सहेज कर रखा जाता है। अब कहता है दस्तावेजीकरण डॉक्यूमेंटेशन क्या है, तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, इसलिए हम इससे छोड़ रहे हैं। अब जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है इस चैप्टर से, वो है रोगी के मेडिकल रिकॉर्ड को बनाए रखने में गोपनीयता क्यों महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, रोगी का दस्तावेज गोपनीय होता है। इसका उपयोग व्यक्तिगत हो या कानूनी सबूत हो, उसका काफ़ी करने के लिए उपयोग करने के लिए रोगी के लिखित अनुमति लेना आवश्यक है। बीमा कंपनी को रोगी की जानकारी लेने के लिए भी अस्पताल के नियमों का पालन करना पड़ता है। अस्पताल के नियमों का पालन करना पड़ता है। तो आप सभी को पता है कि रोगी का दस्तावेज गोपनीय होता है, यानी कि किसी को बताया नहीं जाता है, और उसका उपयोग व्यक्तिगत हो या कानूनी सबूत हो, उसका काफ़ी या फिर जांच करने के लिए उपयोग करने के लिए रोगी की लिखित अनुमति लेना आवश्यक होता है। तो ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनने वाला है उसको भी देख। नेक्स्ट प्रश्न है LAMA, लामा का पूरा नाम क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, लामा का पूरा नाम होता है लिव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस होता है। इंग्लिश में भी आप लोग देख सकते हैं, हिंदी में भी देख सकते हैं, और ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसका मतलब बिना चिकित्सा सलाह के रोगी को अस्पताल से लेकर जाना होता है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब हम एक प्रश्न बात कर लेते हैं चिकित्सा दस्तावेजीकरण की सामग्री के सूची के बारे में। तो इसमें आप लोग को पता ही होगा कि एडमिशन नोट में क्या होता है, प्रवेश नोट बोला जाता है, शिफ्ट रिपोर्ट। इसके अलावा क्या क्या होता है, आकलन नोट्स होता है, हस्तांतरण और निर्वहन नोट होता है, लक्षण और शिकायत नोट होता है, वहीं पट्टी करने का नोट होता है, दवा और उपचार नोट और मनोसामाजिक स्थिति नोट होता है। तो एक बार इसको भी आप लोग देख के। साथ ही कुछ बच्चे का कहना होता है सर ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते। देखिए, क्वेश्चन सारा वही रहता है। अब जब चिकित्सकीय अवशिष्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे तो कंफर्म है कि आएंगे। क्वेश्चन घुमा दिया जाता तो बोलता सर एक भी प्रश्न नहीं आए। तो सर कोई भगवान नहीं है, इसलिए आप लोग मेहनत करें। हम जहाँ तक हो सकता है सिलेबस से ही आप लोग को क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। तो प्रवेश नोट क्या है, इसके पास सामग्री को सूचीबद्ध कीजिए। तो प्रवेश नोट मेडिकल रिकॉर्ड का एक भाग होता है जो रोगी भर्ती होने पर बनाया जाता है। इसमें निम्न जानकारी होता है, जैसे कि रोगी की स्थिति, अस्पताल आने का कारण, प्रवेश तिथि और समय, और रोगी का बायोडाटा। वहीं बात कर लेते हैं प्रवेश नोट से निम्नलिखित सूची। तो मरीजों की व्यक्तिगत जानकारी, प्रवेश की तिथि और समय, इसमें क्या क्या रहता है आप लोग देख सकते हैं। हम काफ़ी शॉर्ट में प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। प्राथमिक शिकायत, इसके अलावा बीमारी का इतिहास। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न बनता है, अब ये जो हमारा प्रश्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहाँ पे प्रश्न कहता है कि रिकॉर्ड को बनाए रखने में GDA की भूमिका लिखिए। तो GDA जनरल ड्यूटी असिस्टेंट होता है और इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। क्या क्या इसका भूमिका होता है आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि सभी रिकॉर्ड को GDA की निगरानी में रखना चाहिए जिससे वह सुरक्षित रहे। दूसरा है एक भी कागज़ पेज रिकॉर्ड से अलग नहीं होना चाहिए। तीसरा कहता है कि रिकॉर्ड को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ रोगी और उसके परिवार वाले पहुँचाना सके। 4 नंबर पॉइंट कहता है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को रिकॉर्ड पढ़ने की अनुमति ना दे। इसके अलावा कहता है कि अस्पताल प्रशासन की अनुमति के बिना कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड कानूनी सलाहकार को ना दे। तो एक GDA का अहम भूमिका होता है अस्पतालीय विभाग में, और ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। आशा करते हैं कि इस बार भी आप लोग का पेपर में पूछे जाने की संभावनाएं बन सकती हैं। अब अगला प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों के रिकॉर्ड के किन्हीं 5 प्रकारों को लिखिए। अस्पताल में रखे जाने वाले विभिन्न प्रकार के मेडिकल रिकॉर्ड की सूचीबद्ध कीजिए। तो देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि आउट पेशेंट रिकॉर्ड होता है पहला, दूसरा इन पेशेंट रिकॉर्ड, IPD OPD, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। डॉक्टर आदेश सीट, TPR चार्ट, प्रयोगशाला जांच की रिपोर्ट और आहार सीट होते हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों और भी होते हैं, जैसे कि इनपुट और आउटपुट चार्ज,
सहमति फॉर्म ऑपरेशन के लिए और रजिस्टर होते हैं। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग इसे भी देख लीजिएगा और अच्छा प्रश्न साबित होने वाला है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि POMR का पूरा नाम लिखिए। POMR क्या है? तो POMR का पूरा नाम होता है प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड है। इसमें समस्या उन्मुखी मेडिकल रिकॉर्ड भी कहते हैं। इसमें रोगी की जानकारी को एकत्र किया जाता है। तो ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, 2 अंक के प्रश्न में पूछे जाते हैं। अब हमारा जो चैप्टर 2 है हेल्थ केयर क्लास 12 का, उसमें भी आप कुछ प्रश्नों को करने वाले हैं। देख सकते हैं आप लोग की क्लास 12 इकाई 2 और बुजुर्गों और बच्चों के बारे में जो हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि देखभाल में GDA की भूमिका। तो यहाँ से जो हमारा पहला प्रश्न है कि बुजुर्गों के देखभाल का परिचय दीजिए। एजिंग, उम्र बढ़ना क्या है? तो बूढ़ा होना या पुराने होने की प्रक्रिया को उम्र बढ़ना या एजिंग कहते हैं, जिसमें जीवों में शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि बुजुर्गों को विशेष देखभाल की आवश्यकता क्यों होता है? तो बुजुर्गों को विशेष देखभाल की आवश्यकता इसलिए होता है जैसे कि परिवार के साथ आए संबंधों में कमी को पूरा करने के लिए, दूसरा है लोगों के साथ अपने संचार को बनाए रखने के लिए, तीसरा है सहयोगियों के साथ मैत्रीपूर्ण संपर्क बनाए रखने के लिए। वैसे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम 3 पॉइंट को ही करके छोड़ रहे हैं। अब बुजुर्गों का चैप्टर से हमारा एक और प्रश्न बनता है जैसे कि किशोरावस्था में होने वाले सामान्य समस्याओं को लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, किशोरावस्था के दौरान शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन होते हैं जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि आप लोग को पता होना चाहिए, पहला है कुपोषण या अपर्याप्त आहार, दूसरा है मोटापा या अत्यधिक वजन बढ़ाना, तीसरा है मुहासे, चौथा अनियमित मानसिक धर्म जैसे लड़कियों में, और पांचवा असुरक्षित यौन संबंधों से संक्रमण यानी सिर दर्द। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न होने वाला है। इसके अलावा भी थकान और ऊर्जा की कमी होती है, पढ़ाई और करियर को लेकर चिंता, नशीले पदार्थ का सेवन करना, मोबाइल और सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग, गलत दोस्तों के प्रभाव में आकर अनुशासनहीनता, चोरी झगड़े और अन्य अपराधों की। अब हम आप लोग को एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं जैसे कि शिशु और बच्चों के लिए देखभाल। तो शिशुओं हृदय गति प्रति मिनट कितनी होती है? 100 से 160 बीट्स तक होती है। वहीं बच्चों की हृदय गति प्रति मिनट 70 से 120 बीट्स होती है। शिशु की श्वसन प्रति मिनट कितना होता है? तो 30 से 60 मिनट होता है। और इसके अलावा किशोरों की श्वसन दर कितनी होती है? तो 12 से 18 पर मिनट होता है। इसके अलावा किशोरों का रक्तचाप कितना होता है? 110 से 135 और 65 से 85 mmHg तक होता है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि मनुष्य में सभी आयु समूह के लिए समान तापमान सीमा 97.4 फॉरेनहाइट से 99.6 तक होता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है एग्जाम के लिए आप लोग का। इसके अलावा वहीं बात कर लेते हैं आयु सीमा के बारे में। तो इन्फेंट यानी कि शिशु का किसे कहते हैं? तो जन्म से 1 साल तक के बच्चे को शिशु कहते हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, टोडलर यानी कि 1 से 3 साल के बच्चे को टोडलर कहते हैं। प्री स्कूल चाइल्ड 3 से 5 साल के बच्चों को कहा जाता है। वहीं स्कूल चाइल्ड किसको कहा जाता है? तो 5 से 12 साल के बच्चे को, और किशोरावस्था 12 से 18 साल को। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी आप लोग का होने वाला है। अब हम इकाई 3 आप लोग का जो चैप्टर 3 है उनसे प्रश्न करने वाले, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बाकी बात आप लोग देख सकते हैं क्लास 12 का ही है और आप लोग का चैप्टर है जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से फाइनल एग्जाम में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। और साथ ही NK दिवाकर सर को बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात कर लेते हैं यूनिट 5 में जो हमारा प्रश्न है चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन का परिचय। और यहाँ से प्रश्न कहता है कि अस्पताल में खराब अपशिष्ट प्रबंधन से होने वाले जोखिमों को सूचीबद्ध करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं कि अस्पताल में खराब अपशिष्ट प्रबंधन से होने वाले जोखिम में सबसे पहले संक्रमित बीमारी फैलाने का जोखिम होता है, दूसरा होता है अस्पताल के बाहर के वातावरण को प्रदूषित करता है, और तीसरा है कि अस्पताल में रहने और काम करने वाले लोगों को चोट लग सकता है। तो इसीलिए इसका अपशिष्ट प्रबंधन अच्छे से करने चाहिए ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। चौथा कहता है कि अस्पताल के कर्मचारी, रोगी और आने जाने वाले लोगों को बीमारी हो सकता है, इसीलिए अस्पताल में जितने भी अपशिष्ट प्रबंधन होते हैं काफ़ी बारीकी से की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन क्या है? तो बायोमेडिकल वेस्ट का वर्गीकरण करना, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, अपशिष्टों का पृथक्करण, स्टोरेज, परिवहन और निपटान करने को बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन कहते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। जितना ज़्यादा हो सके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अब आप लोग जान लीजिए कि बायोमेडिकल वेस्ट क्या है। तो बायोमेडिकल वेस्ट को मानव और पशुओं के उपचार के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जैसे सुई, सिरिंज तथा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में उपयोग किए जाने वाले
अन्य सामग्रियों के अपशिष्ट के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें अनेक प्रकार के, जैसे कि रोगी के इलाज के दौरान कटे छटे पदार्थ होते हैं, रुई, ब्लड, इसके अलावा सिरिंज वगैरह सब, बोतल वगैरह, एक्सपायरी दवाई, ये सभी क्या है, हमारा बायोमेडिकल वेस्ट कहलाता है। जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट का मतलब होता है पशुओं और मनुष्यों के इलाज के दौरान जो कटे छटे पदार्थ उत्पन्न होते हैं उसे ही जैव चिकित्सा अपशिष्ट कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के एग्जाम के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जैव चिकित्सिका अपशिष्ट क्या है। तो जैव चिकित्सिका अपशिष्ट जैसे कि उन अपशिष्टों को कहा जाता है जो अस्पतालों, क्लिनिकों, नर्सिंग होम, प्रयोगशालाओं, चिकित्सा अनुसंधानों केंद्रों, पशु चिकित्सा केंद्रों से उत्पन्न होते हैं, उसे जैव चिकित्सिका अपशिष्ट कहते हैं। जैसे सिरिंज, सुई, मानव शरीर के ऊतक, ब्लड आदि जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट है। अब हम बात करते हैं नोसोकोमियल संक्रमण क्या है। तो नोसोकोमियल संक्रमण यानी कि ये ऐसे संक्रमण है जो किसी व्यक्ति को अस्पताल या अन्य स्वास्थ्य देखभाल सुविधा में रहते हुए होते हैं। ये संक्रमण आमतौर पर अस्पताल में भर्ती होने के 48 घंटों के बाद होते हैं। अस्पताल, नर्सिंग होम में भर्ती होने पर हो सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, नोसोकोमियल संक्रमण कहते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि जिसका जो इम्पोर्टेंट प्रश्न और क्या है, यहाँ पे इन्फेक्शन के बारे में पूछा गया है, जिसे हम छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट क्या है। तो इसमें हम आप लोग को बता चुके हैं कि संक्रमित सुइयाँ, पट्टियाँ सही तरीके से निपटान ना जाए, नहीं किया जाए तो संक्रमण फैल सकता है। खुले में पड़े बायोमेडिकल वेस्ट से बैक्टीरिया और वायरस फैल सकते हैं। रक्त संक्रमण हो सकता है, मलमूत्र और शारीरिक द्रव्य। नोसोक्रोमियम संक्रमण के संचरण के मार्गों को सूचीबद्ध कीजिए। तो इसका क्या होता है, सबसे पहले श्वसन मार्ग होता है, जहां अस्पताल के वातावरण में श्वास लेने से। दूसरा त्वचा मार्ग, त्वचा पर कटस लगने जैसे खरोच आने पर। मुख मार्ग, दूषित हाथ से भोजन जल ग्रहण करने से। इंजेक्शन मार्ग, जैसे कि इंजेक्शन, आईवी फ्लूइड देते समय, उपकरण तथा सामग्रियों के माध्यम से। तो इसके माध्यम से फिर फैल सकते हैं, तो आप लोग इसका बचाव अच्छे से करना चाहिए हमें। पर्यावरण संरक्षण में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन कैसे मदद करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैव चिकित्सा प्रबंधन को अगर यदि हम अच्छे से करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। जब हमारा पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा तो इससे हमारा अस्पतालीय विभाग या तो अन्य लोगों में किसी प्रकार का बीमारी वगैरह फैलने की संभावनाएं जो है वो समाप्त हो जाती है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व को लिखिए। तो कर्मचारियों को संक्रमित बीमारियों से बचाने में मदद करता है। अस्पताल के कर्मचारियों की जिम्मेदारी होता है कि अस्पताल के कचरे का पृथक्करण, संग्रह निपटान करे। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य देखभाल का देने वाले कर्मचारियों को तेज धार वाले उपकरण, सिरिंज, ब्लेड आदि से HIV, हेपेटाइटिस बी आदि बीमारियों होने का जोखिम रहता है, तो इसका सही से निपटान करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि अपशिष्ट कचरे के किन 6 प्रकारों को लिखने बोला है। तो सामान्य अपशिष्ट जो हमारे कार्यालय, प्रशासन, ऑफिस से निकलते हैं। सर्प वेस्ट, जिसको हम लोग सुई, ट्यूब से जुड़े रहने वाले निडिल होते हैं। संक्रमित अपशिष्ट, जो ऐसा अपशिष्ट जिसमें बैक्टीरिया, वायरस या अन्य रोगजनक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी देख लेते हैं, यहाँ पे कचरे से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये सब प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ईश्वर करे आप लोग के एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाए। अब कह रहा है जैव चिकित्सा अपशिष्ट के श्रेणी को लिखिए। टॉप क्लास का क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार जैव चिकित्सा अपशिष्ट को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, और जिसमें से हम आप लोग के लिए येलो या पीला, तो इसमें क्या डस्टबिन में क्या रखा जाता है, संक्रमित अपशिष्ट, शारीरिक अपशिष्ट जैसे शरीर से निकलने वाले अंग, ऊतक, कोशिका, जानवरों के मृत शरीर, रक्त से सने हुई पट्टी, चादर, फेस मास्क, खराब हो चुकी दवाएं और अवधि समाप्त दवाएं, रासायनिक अपशिष्ट, लेबोरेटरी प्रयोगशाला के अपशिष्ट इसमें आते हैं। इसके निपटान में भस्मीकरण और गहरे गड्ढे में दफनाए जाना शामिल है। तो येलो डस्टबिन का आप लोग देख सकते हैं क्या क्या रखा जाता है। रेड डस्टबिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें रिसाइकल योग्य प्लास्टिक के संक्रमित अपशिष्ट आते हैं। ट्यूब, बोतल, बिना सुई के सिरिंज, IV सेट, कैथेटर, ग्लव्स, यूरो बैग, पेशाब थैली जिसको बोलते हैं। इसका निपटान ऑटोक्लेव, माइक्रोवेविंग, रासायनिक कीटाणु शोधन द्वारा किया जाता है। वहीं बात कर लेते हैं ब्लू डस्टबिन के बारे में मेरे प्यारे बच्चों। तो इसके अंतर्गत कांच की बनी वस्तु को, टूटा हुआ कांच, दवाइयों के शीशे और एम्पुल को रखा गया है। इसका निपटान भी ऑटोक्लेव, माइक्रोवेविंग,
रासायनिक कीटाणु शोधन द्वारा किया जाता है। वहीं बात कर लेते हैं सफ़ेद श्रेणी के बारे में, तो सफ़ेद के बारे में भी आप लोग को जानकारी दे दे। तो सफ़ेद श्रेणी यानी कि नुकीली तेजधार वाली वस्तु आते हैं, जैसे सुई लगी सिरिंज, ब्लेड, चाकू, खराब कैंची, धातु बने अन्य खराब हो चुके उपकरण आदि आते हैं। इन 4 श्रेणियों के अलावा समान अपशिष्ट का निपटान करने के लिए काले डिब्बे या पात्र का उपयोग किया जाता है। ब्लैक डस्टबिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्लैक डस्टबिन बची हुई अनुपयोगी दवाएं, सामान्य घरेलू अपशिष्ट जैसे कागज, बचे हुए भोजन आदि इसमें आता है। इसका निपटान गहरे गड्ढे में डालकर उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। तो एक ब्लैक डस्टबिन का काम है। अब सभी का आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। रेड का भी आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वाइट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा ब्लू का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हमारा जो प्रश्न है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट स्रोत निपटान, इसमें से जैव चिकित्सा अपशिष्ट के स्रोतों को सूचीबद्ध करने के लिए कह रहा है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें क्या क्या आता है: अस्पताल, प्रयोगशाला, लैब, अनुसंधान केंद्र, पशु अनुसंधान, ब्लड बैंक, नर्सिंग होम और शव परीक्षण केंद्र, शवगृह और भी चीज़ें हैं। सेम प्रश्न बार बार यहाँ पे पूछा जा रहा है, एक ही प्रश्न। तो जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट आप लोग अच्छे से कर लेंगे, आप लोग का क्वेश्चन जितना भी होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन में जीडीए की 5 भूमिका लिखिए। तो जीडीए की भूमिका अहम होती है अपने वार्ड या नियमित रूप से अपशिष्ट पात्रों का निरीक्षण करना। दूसरा होता है रंग कोड के अनुसार ही अपशिष्ट का पृथक्करण और निपटान सही ढंग से करना। तीसरा होता है रोगी को नोसोकोमियल इन्फेक्शन से बचाना। और चौथा होता है व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री का उपयोग करना, जैसे ग्लव्स, मास्क, कैप, गाउन, चश्मा आदि। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, सिरिंज नीडल से अपने आप को चोट लगने से बचाना, कचरा डिब्बे में अपशिष्ट के ओवरलोड होने से बचाना। तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए। अब कहता है कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन में कर्मचारियों की किन्हीं 5 भूमिका को लिखिए। तो 5 भूमिका में आप लोग देख सकते हैं डॉक्टर और नर्स, जैसे पृथक्करण, डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्यकर्मी द्वारा सही अपशिष्ट पृथक्करण करना। दूसरा है संक्रमण, यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे दस्ताने, मास्क, चश्मे का उपयोग करना। तीसरा है रोगियों और सहकर्मियों की सुरक्षा, जैसे अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन करके अस्पताल को संक्रमण मुक्त बनाए रखना। सफाई कर्मचारी द्वारा, जैसे कि रंग कोड के अनुसार कचरा एकत्र करना, गलती से मिश्रित कचरे को अलग करना। लैब तकनीशियन और प्रयोगशाला कर्मी द्वारा। तो सारे यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं आप लोग के लिए। इससे ज़्यादा यहाँ इस चैप्टर से ज़्यादा नहीं पूछे जा सकते हैं। और स्वच्छ निरीक्षण के 2 कार्य, जैसे कि अपशिष्टों के संग्रह और भंडारण के नियमों को लागू करना, और दूसरा बायोमेडिकल वेस्ट समिति के बैठक में भाग लेना। कर्मचारी की भूमिका सेम है यहाँ पे अपशिष्ट से रिलेटेड। तो अब हम जो आप लोग का 4 नंबर इकाई चैप्टर, इसके हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। और आप लोग का जो 3 चैप्टर बचा हुआ है जो सिलेबस में आप लोग का है, उससे जो भी आप लोग का प्रश्न बनेगा वो भी वीडियो में हम बहुत जल्द आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। वीडियो जितना ज़्यादा शेयर करें कि सारे बच्चों को वीडियो पहुँच सके। और अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।